स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। सी लैंग्वेज। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो सभी को पता ही है। और स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम जो स्टूडेंट्स मतलब कंप्यूटर के नहीं हैं, नॉन कंप्यूटर हैं, नॉन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो जो ये सोचते हैं कि हमें लैंग्वेज सीखने की क्या ज़रूरत है, सी लैंग्वेज हमें तो बेसिक पढ़ लें वही काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, आज के टाइम में एग्ज़ाम्स का पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है। अब सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही नहीं आते, बल्कि कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आपके कंप्यूटर साइंस में आने लग गए हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे कोई क्लरिकल का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, बैंकिंग का एग्ज़ाम है, तो उनमें अब कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो लैंग्वेजेस की बात की जाए तो सी जो लैंग्वेज है सबसे बेसिक, सी और सी प्लस प्लस सबसे बेसिक लैंग्वेजेस हैं और इनसे क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं। चाहे आपको मैं कहता नहीं हूँ आप पाइथन पढ़ो या कुछ और लैंग्वेज पढ़ो, लेकिन जो नॉन कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, लेकिन सी प्लस के क्वेश्चन आपसे फिर भी पूछे जाते हैं। तो आप अगर ये जो हैं वीडियोस इनको ध्यान से देखोगे तो आपका ये कवर हो जाएगा, आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स है, ये है प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। मैं बीच बीच में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी डालूँगा जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी, या जो पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस भी। तो स्टूडेंट्स, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इससे क्या होता है कि हमें एक बल मिलता है, एक ताकत मिलती है, जिससे हम और भी ज़्यादा बेटर वीडियोस और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकते हैं। मैं अपने वीडियोस में ये पूरा ध्यान रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, इसलिए मेरे सारे वीडियोस को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले, क्योंकि सी को मैं कहता हूँ कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टूडेंट्स आपको लैंग्वेज का मतलब पता होना चाहिए। जनरल में अगर मैं आपसे पूछूं जनरली कि लैंग्वेज क्या होती है, जैसे मैं इस टाइम पे हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ बीच बीच में, और कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, ठीक है, बंगला बोलते हैं। तो ये सारी क्या है, लैंग्वेजेस है ना स्टूडेंट्स। तो लैंग्वेज क्या है, एक कम्युनिकेशन का तरीका है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपनी बात दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता तो हम अपनी बात दूसरे को नहीं कह सकते थे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम है एक तरीका। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ए लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज़ यूज बाई पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। इसमें पर्टिकुलर कंट्री लिखा है, मैं ये भी कह सकता हूँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कह सकते हैं, सिटी कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, कंट्री कह सकते हैं। अब इंडिया है, इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो लैंग्वेज कोई भी कम्युनिकेशन का सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम हमारा स्पीच में भी यूज़ हो सकता है और राइटिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये कुछ एग्जांपल बताए हुए हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल। तो ये सारी क्या है, लैंग्वेजेज हैं। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से ये पूछ लिया कि अगर मुझे किसी तमिल के पर्सन से बात करनी है, कोई तमिल बोलने वाले बंदे से बात करनी है, बंगाली बोलने वाले बंदे से बात करनी है, या कोई अगर हम इंटर कंट्री किसी कंट्री की बात करें, तो मान लो किसी चाइनीज़ बंदे से बात करनी है, जापानीज़ बंदे से बात करनी है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेटर होते हैं स्टूडेंट्स इसमें। अगर आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं जानते और फिर भी आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से बात करनी है, तो मोस्टली क्या होता है, ट्रांसलेटर्स होते हैं। ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट करने का काम करते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। हम अपनी बात जो कहना चाहते हैं, बीच में ट्रांसलेटर आएगा, वो हमारी बात अपनी लैंग्वेज में दूसरे को बताएगा और दूसरा पर्सन भी अपनी लैंग्वेज में वो बात हमें बताएगा। इस तरीके से हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं ट्रांसलेटर का यूज़ करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी लैंग्वेज की बात। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं फिर।
स्टूडेंट्स, जनरली जो लैंग्वेजेस हम जैसे तमिल, तेलुगु, बंगाली यूज़ करते हैं, ये लैंग्वेज तो हम अपनी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भी तो कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू कंप्यूटर आपकी बातों को समझता है, ठीक है। कंप्यूटर के साथ अगर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मान लो मुझे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए भी तो हमें लैंग्वेज चाहिए, जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर हमें समझ सकता है, या हम इजीली बात कर सकते हैं, चाहे बीच में मुझे किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत भी क्यों ना पड़े, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेजेस को हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच वी कैन राइट ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क और सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स वही है, आज अगर आप एक सिंपली एक यूज़र हो, ठीक है, या ऑपरेटर हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हो, मैं MS एक्सेल यूज़ कर लेता हूँ, MS वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी हैं, जो ये सारे प्रोग्राम्स को, ये सारे सॉफ्टवेयर को हमारे लिए लिखते हैं, और उनको हमारे लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, जिसमें वो प्रोग्राम्स को लिखते हैं। हम अगर ऑपरेटर हैं, हम सिंपली यूज़ करते हैं, अगर हम भी प्रोग्रामर हैं तो हमें भी किसी न किसी लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए। तो वो जो लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं कुछ लैंग्वेज के एग्जांपल बताऊं, जैसे पास्कल, C++, जावा, ये आपने सुना होगा बहुत आजकल। हाँ स्टूडेंट्स, कई बार ना मतलब दूसरे एग्जाम होते हैं, जैसे क्लैरिकल, जो मतलब पूरी तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें कई बार ये पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हार्डवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें इनमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन से हार्डवेयर होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, और कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, तो ये पास्कल, फोर्ट्रैन, कोबोल, C++, जावा, PHP, पाइथन, HTML, सभी ये लैंग्वेजेस हैं हमारी, ठीक है। और लैंग्वेजेस का मतलब ही, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, उनका मतलब ही ये है कि हम किसी न किसी प्रॉब्लम या टास्क को सॉल्व करने के लिए हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स को उसमें लिखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप्स की बात करें तो मेनली हमारे पास 3 टाइप की लैंग्वेजेस आती हैं, लैंग्वेज की टाइप आती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। कई बार स्टूडेंट्स हमने देखा होगा शॉर्ट फॉर्म में HLL लिख देते हैं, HLL, इसका मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज। इसी तरीके से कई बार आपने देखा होगा LLL लिख देते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब होता है HLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, LLL का मतलब लो लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। ये एक बाइनरी लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि इसमें आपकी जो कोडिंग होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। मतलब आप अगर मशीन लैंग्वेज को पढ़ोगे तो उसमें आपको 0 और 1 के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देगा। तो 2 बाइनरी डिजिट्स में ही सारी कोडिंग होती है, 0 1 में, इसलिए इस लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं और बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन, क्योंकि स्टूडेंट्स हम चाहे असेंबली लैंग्वेज की बात करें, चाहे हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, लेकिन अगर हम मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, आपकी सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझती है। चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की बात करें, इलेक्ट्रिकल स्विचेस की बात करें, जिसमें ऑन या ऑफ होता है, 0 ऑन के लिए हम 1 प्रेस करते हैं, ऑफ के लिए हम 0 प्रेस करते हैं। तो ऐसा ही कंप्यूटर मशीन भी आपकी सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझती है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, या तो ऑन या ऑफ, या तो ट्रू या फॉल्स। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। तो वो सारी चीज़ होती हैं। तो आपके कंप्यूटर मशीन डायरेक्टली जिस लैंग्वेज को समझता है वो मशीन लैंग्वेज होती है। चाहे प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में करो, चाहे असेंबली लैंग्वेज में करो, आपको अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि आपका कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इसके लिए आपको किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत भी नहीं है, आपका कंप्यूटर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को समझ लेता है। और अगर स्टूडेंट्स की कम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो मशीन लैंग्वेज सबसे कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर मैं आपको कहूँ
कि 0 और 1 की फॉर्म में कोडिंग करनी है, बाइनरी लैंग्वेज में कोडिंग करनी है, तो शायद आप भी समझोगे कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है, लेकिन कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझ लेता है। तो अगर मशीन लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो कंप्यूटर तो उसको फास्टली एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन हमें प्रोग्राम लिखने में दिक्कत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चले असेंबली लैंग्वेज की ओर। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज से तो ये आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 1 में हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती। इट यूजेज निमोनिक्स लाइक ऐड, सब, मल्टीप्लाई एटसेट्रा। तो इसमें कुछ निमोनिक्स यूज़ होते हैं, कुछ सिंबल यूज़ होते हैं, सिम्बॉलिक लैंग्वेज यूज़ होती है, जिसमें हमें 0 और 1 में कोडिंग तो करनी नहीं पड़ती। जैसे एडिशन के लिए मैं ऐड यूज़ करता हूँ, सब्ट्रैक्शन के लिए मैं सब यूज़ करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं मल यूज़ करता हूँ। इस तरीके से हम कुछ निमोनिक्स को यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। ठीक है, असेंबलर यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स कंप्यूटर तो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो बेशक आपने अपनी कोडिंग असेंबली लैंग्वेज में की है, लेकिन आपको उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ी प्रोग्रामिंग आसान होगी। अब थर्ड आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स इनकी जनरेशन भी इस टाइप से है। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी प्रोग्रामिंग के लिए, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होती थी। सेकंड जनरेशन की बात करें तो उनमें हमारे पास असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती है, और उसके बाद वाली जनरेशन में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या स्टूडेंट्स? इट इज़ द ईजिएस्ट लैंग्वेज ऑफ द थ्री। तीनों लैंग्वेज की बात करें तो सबसे ईजिएस्ट हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। इट यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स। इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे मुझे इफ़ यूज़ करना है, वाइल यूज़ करना है, इफ़, वाइल, डू, फॉर, तो सारे इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज है ये। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर मैंने किसी कोड या प्रोग्राम को लिखा है तो उसे हमें सोर्स कोड बोलते हैं। आफ्टर कंपाइलेशन जो हमें कोड मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं, और जब हम उसे कंपाइल कर देते हैं तो हमें जो नया कोड मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हमने अभी पीछे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पढ़ी, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लो लेवल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम अलग कर दें, मशीन लैंग्वेज प्लस असेंबली लैंग्वेज को हम अलग कर दें, तो दोनों में डिफरेंशिएट हम ऐसे कर सकते हैं कि वो दोनों हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कहे कि तीनों में मशीन डिपेंडेंट कौन कौन सी हैं, तो मशीन लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट है और असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट है। जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, वो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होती, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं। जबकि हमारी जो असेंबली लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेजेस हैं, वो दोनों मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस में डिफरेंस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो दीज आर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस, आसानी से समझी जा सकती है, मैंने बताया था आपको। और जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो दीज आर मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस, इनको सिर्फ मशीन आसानी से समझ सकती है, ह्यूमन के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश लाइक वर्ड्स आर यूज्ड इन दीज लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ एग्जांपल, इफ़, वाइल, डू, फॉर, एटसेट्रा मैंने आपको बताए थे। जबकि उसमें बाइनरी कोड्स कैन बी यूज्ड ऑन इन दीज लैंग्वेजेस, बाइनरी कोड्स यूज़ होते हैं उनमें मोस्टली। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ट्रांसलेटर्स आर रिक्वायर्ड। हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड है, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में नो ट्रांसलेटर इज़ रिक्वायर्ड। हालांकि ये कुछ हद तक सही नहीं है। अगर मैं असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो हमें असेंबलर चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल सी प्लस जावा, ये हमारे जो एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है। कोई आपसे पूछ रहे कि सी किस टाइप की लैंग्वेज है, हाई लेवल है या लो लेवल है, तो मैं इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलूँगा। सी प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स आजकल जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना।
तो लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पर मैंने आपको बताया मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी थी। फर्स्ट प्रोसीजरल PROCEDURL वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, तो वो थी स्टूडेंट्स फोर्ट्रैन। FORTRAN फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी थी, तो वर्ल्ड की फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी सिमुला 67। सिमुला की फुल फॉर्म है SIMULA सिमुला 67। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं तो हमारी बात ही प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स की होगी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स प्रोग्राम क्या होता है? ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। जैसे स्टूडेंट्स मुझे मान लो 2 नंबर का सम ही करना है, मुझे 2 नंबर का सम करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट होगा जो ये टास्क हमारे लिए परफॉर्म करेगा। तो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। तो वही ये कह रहे हैं, ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? ए सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स इन विच ईच प्रोग्राम परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। तो सिंपल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको प्रोग्राम की बात करूं, मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, तो वो सिंपल प्रोग्राम होगा जो 2 नंबर्स को ऐड कर देगा। या मुझे एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, वो भी एक सिंपल प्रोग्राम बन जाएगा जिसमें हम अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस के जो सेट बनता है वो हमारा प्रोग्राम है। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होगा? जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके आपका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हर एक प्रोग्राम एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि MS Excel क्या है? प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है। तो मैं कहूँगा MS Excel इज़ ए सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग हैं। कोई वहाँ पे स्पेलिंग चेक करने वाला प्रोग्राम है, कोई फॉर्मेटिंग के लिए प्रोग्राम यूज़ हो रहा है, कोई एडिटिंग के लिए प्रोग्राम यूज़ हो रहा है, कोई वहाँ पे मैक्रोस के लिए प्रोग्राम यूज़ किया जा रहा है, कोई अलग अलग फंक्शंस हैं वहाँ पे, उनके लिए प्रोग्राम यूज़ किए जा रहे हैं अलग अलग। तो उसको हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस समझना चाहिए हमें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर आपको भी कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाना पड़ जाए, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए, हमें लॉजिक लिखने आने चाहिए, हमें लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर्स का सम करना है, तो मुझे ये पता है कि मुझे उसके लिए 3 वेरिएबल चाहिए। पहले 2 वेरिएबल्स में मैं वैल्यू डलवा लूँगा यूज़र से, फिर तीसरे वेरिएबल में उन दोनों वैल्यूज़ का सम करके स्टोर कर दूंगा, और उस तीसरे वेरिएबल में जो वैल्यू आई है उसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो ये मेरा एक सिंपल सा लॉजिक बना कि 2 नंबर्स का सम हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बड़े बड़े लॉजिक्स हमें समझने होंगे। तो ये स्टूडेंट्स, बेशक किसी को अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, लेकिन अगर वो लॉजिक नहीं लगा सकता तो वहाँ पे वो फेल हो जाता है। तो लॉजिक एल्गोरिथम लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड भी चाहिए, थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, ताकि आप आसानी से कर सकते हो इन चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आई, जैसे मैंने अभी आपको सिंपल बताया था कि 2 नंबर्स का सम करना है, तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप उसका सोल्यूशन करता हूँ, टेक्निकली सोल्यूशन करता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हम अपने तरीके से उसको लॉजिक भी बोल सकते हैं, लॉजिक। ठीक है, अब अगर मैं इस एल्गोरिथम को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करूँ तो उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो ए फ्लो चार्ट इज़ ए ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम और लॉजिक। किसी एल्गोरिथम या लॉजिक की अगर मैं पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट है सूडो कोड। सूडो कोड में मतलब एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों ही टेक्निकली टर्म है, जहाँ पे हम कुछ टेक्निकली टर्म्स का यूज़ करते हैं, जबकि सूडो कोड बिल्कुल ही ईजी है। ये भी एक्चुअल में प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही है, लेकिन बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए सूडो कोड को समझना आसान हो जाता है। तो ए सूडो कोड इज़ ए सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन वेरी इजी लैंग्वेज, नॉट टेक्निकली। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है क्योंकि
आपकी जो एल्गोरिथम है और फ्लो चार्ट है दोनों ही टेक्निकली काफ़ी यूज़ होती हैं, मतलब टेक्निकली उसमें हम सोल्यूशन करते हैं, जबकि शूडो कोड में कोई नॉन टेक्निकल पर्सन्स भी उसको आसानी से समझ सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में डिफरेंस समझिए। फ्लो चार्ट्स आर ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक। मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी प्रोग्राम लॉजिक की अगर पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। जबकि एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम्स आर रिप्रेजेंटिंग लॉजिक यूजिंग इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स। ठीक है, इसमें हम इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स या टेक्निकल कीवर्ड्स का यूज़ करके हम अगर सोल्यूशन लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। सेकंड पॉइंट की बात की जाए, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। फ्लो चार्ट से समझना आसान है, जबकि एल्गोरिथम्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एल्गोरिथम्स आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट की बात करें तो दे यूज सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट द लॉजिक। क्योंकि हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है तो हमें कुछ सिम्बल्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम सिम्बल्स का यूज़ कर सकते हैं लॉजिक को समझने के लिए। जबकि एल्गोरिथम में हम कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं लॉजिक को समझने के लिए, जो कुछ कीवर्ड्स हमें किसी लैंग्वेज ने दिए हैं, उन कीवर्ड्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है हमें। फ्लो चार्ट ब्रांचिंग इज़ ईजी। हम कंडीशनल ब्रांचिंग आसानी से कर सकते हैं फ्लो चार्ट का यूज़ करके, लेकिन एल्गोरिथम्स में वो सारी चीज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक सिंपल एल्गोरिथम लिखने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे एक एल्गोरिथम लिखी जा सकती है। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ एल्गोरिथम्स को खुद से लिखने की कोशिश करना। हो सकता है तो मैं आपको इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूँ, आप वो एल्गोरिथम्स को खुद लिखने की कोशिश करना। तो स्टूडेंट्स, कैसे हम एल्गोरिथम को लिखते हैं, जैसे मुझे 2 नंबर्स में लार्जर नंबर बताना है, तो मैंने स्टेप 1 में स्टार्ट लिखा, स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 में मैंने लिखा इनपुट 2 नंबर्स, क्योंकि मुझे 2 नंबर्स में लार्जर नंबर बनाना है तो मुझे 2 नंबर से यूज़र से लेने भी पड़ेंगे, तो मैंने लिखा इनपुट 2 नंबर्स ए एंड बी। तो ए और बी 2 नंबर्स हैं जो मैं यूज़र से एक्सेप्ट करवाऊँगा, और फिर स्टेप 3 में मैंने उन दोनों नंबर्स को चेक करना है कि उन दोनों में कौन सा लार्जर है। तो मैंने चेक किया, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, एल्स अगर एल्स है तो इसका मतलब ए ग्रेटर नहीं है, बी ग्रेटर होगा, तो उसमें मैं डिस्प्ले क्या करूँगा, सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो ये हम डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा मेरा, हम स्टॉप कर देंगे या एंड कर देंगे। तो सिंपल लॉजिक था स्टूडेंट्स। मैंने यूज़र से 2 नंबर एक्सेप्ट करवाए, उनमें मैंने उनको कंपेयर किया कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो जो भी नंबर ग्रेटर था उसको मैंने डिस्प्ले किया, उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, एक तो मैंने एग्जांपल देखा है एल्गोरिथम का, तो अब दूसरा एग्जांपल मैं फ्लो चार्ट का देखता हूँ कि कैसे हम फ्लो चार्ट्स को ड्रा कर सकते हैं 2 नंबर्स का सम करने के लिए। यहाँ पे 2 नंबर्स का सम कर रहा हूँ सिंपली स्टूडेंट। तो मैंने पहले स्टार्ट टर्मिनल का यूज़ किया है, तो स्टूडेंट्स ये जो सिंबल मैंने स्टार्ट का यूज़ किया है, ऐसा ही सिंबल आपको स्टॉप में मिलेगा। देखो, स्टॉप में भी वही सिंबल है और स्टार्ट में भी ये सिंबल है। तो इस सिंबल को हम बोलते हैं टर्मिनल। आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को बोलते हैं टर्मिनल, TERMINAL, टर्मिनल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, उसके बाद जो सिंबल है स्टार्ट के बाद, उसमें मैंने 2 नंबर्स एंटर करवा रहा हूँ यूज़र से, एंटर 2 नंबर्स IE A एंड B। ये दोनों नंबर मैं यूज़र से एक्सेप्ट करूँगा, A और B। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने एक अलग बॉक्स यूज़ किया है। ऐसे ही मैंने आउटपुट के लिए भी एक सेम बॉक्स ही यूज़ किया। तो ये जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स को बोलते हैं मैं इनपुट आउटपुट बॉक्स। इस बॉक्स को हम बोलेंगे इनपुट आउटपुट बॉक्स। इन बॉक्सेस के थ्रू, इनपुट आउटपुट बॉक्सेस के थ्रू हम यूज़र से इनपुट ले भी सकते हैं, और जो हमारा रिज़ल्ट आता है, आउटपुट आती है, उसको हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो ये मेरे दोनों हो गए इनपुट आउटपुट बॉक्सेस। तो स्टूडेंट्स, बीच में जो जिसमें मैंने अब 2 नंबर एक्सेप्ट करवाए आपसे, ए और बी, अब इन दोनों का सम करना है, तो मैंने अगले बॉक्स में लिखा है C = A + B, मतलब ए और बी का सम किया जाएगा और रिज़ल्ट को स्टोर कर दिया जाएगा C वेरिएबल के अंदर। फिर नेक्स्ट वाले में मैंने उस C की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया
है। तो ये जो स्टूडेंट्स है जिसमें मैंने C इजिकल टू A+B लिखा है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसर, प्रोसेसिंग बॉक्स। तो हाँ, एक तो हमने पढ़ा टर्मिनल सिंबल, टर्मिनल के बाद हमने पढ़ा, या टर्मिनल बॉक्स कह सकते हो, उसके बाद हमने पढ़ा इनपुट आउटपुट बॉक्स, फिर हमने पढ़ा प्रोसेसिंग बॉक्स। तो ये 3 टाइप के बॉक्सेस पढ़े, लेकिन इससे मेरा एक फ्लो चार्ट बन गया। तो स्टूडेंट्स आपको इस टाइप के एग्जांपल्स करके देखने हैं, खुद से भी आपको अपने आप को एक प्रॉब्लम लेनी है, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, चाहे आपको एल्गोरिथम लिखनी पड़े उसके लिए या आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़े। लेकिन स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट्स को बनाना बहुत आसान है। अगर आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। स्टूडेंट्स ये अभी हमने एल्गो की थी इसके बारे में, अब मैं उसी एल्गोरिथम के लिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट टर्मिनल को हमने यूज़ किया, फिर स्टूडेंट मुझे 2 नंबर चाहिए तो मैंने 2 नंबर्स को इनपुट करवा लिया इनपुट बॉक्स की हेल्प से, एंटर 2 नंबर्स A एंड B। अब स्टूडेंट्स मेरी बात, मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है A और B। इसके लिए मैंने ये जो बॉक्स यूज़ किया है, इस बॉक्स को बोलते हैं हम स्टूडेंट्स डिसीजन बॉक्स। इस बॉक्स को हम बोलते हैं डिसीजन बॉक्स, लिख लीजिए DECISION, डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स में हम डिसीजन ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ इफ़ A ग्रेटर दैन और इक्वल टू B। इसका मतलब है ग्रेटर दैन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब उसके नीचे मैंने लिखा है यस या नो। अगर यस है तो इसका मतलब A बड़ा है, मैं यहाँ पे A को डिस्प्ले करवा देता हूँ आउटपुट बॉक्स की हेल्प से, और अगर B बड़ा है तो मैं B को डिस्प्ले करवा देता हूँ आउटपुट बॉक्स की हेल्प से। वहाँ पे मैंने करवाया डिस्प्ले A और वहाँ पे मैंने करवाया डिस्प्ले B। डिस्प्ले करवाने के बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो हमें प्रोग्राम को रोकना ही है, तो दोनों को मैंने स्टॉप के साथ अटैच कर दिया। तो ये एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है स्टूडेंट, आपको भी इस टाइप का फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूंगा इस टाइप के, जो आप खुद से फ्लो चार्ट उसके लिए डिज़ाइन करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब मुझे 1 to 10 स्टूडेंट्स, अभी ऊपर तक क्या था, ऊपर में सिर्फ कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी, अगर A बड़ा है तो A को डिस्प्ले कर देगा, अगर B बड़ा है तो B को डिस्प्ले कर देगा। लेकिन यहाँ पे मुझे रिपीटिशन करना है, मुझे 1 to 10 तक काउंटिंग दिखानी है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे एक लूप चलेगा। लूप जब कंडीशन लगाते हैं यस या नो, तब तो हमारे पास डिसीजन बॉक्स आता है, उसमें यस या नो हम कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें कंडीशन बार बार लगानी पड़ती है एक पर्टिकुलर लूप चलाने के लिए। तो जैसे मुझे 1 to 10 तक एक लूप चलाना है, तो उसके लिए फ्लो चार्ट कैसे डिज़ाइन करेंगे वो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए। तो मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, स्टार्ट किया, लेट I इज इक्वल टू 1 लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने प्रोसेसिंग बॉक्स लिया है, क्योंकि मुझे यूज़र से तो कुछ इनपुट करवाना नहीं, मुझे तो सिर्फ नंबर डिस्प्ले करने हैं ना 1 to 10। यहाँ पे सिर्फ आउटपुट है, कोई इनपुट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट तो लिया ही नहीं, मैंने डायरेक्टली प्रोसेसिंग बॉक्स ही लिया। हाँ, आउटपुट के टाइम पे मुझे वो आउटपुट बॉक्स चाहिए, तो प्रोसेसिंग बॉक्स में मैंने क्या, I की वैल्यू यहाँ पे ले ली 1। उसके बाद डिसीजन बॉक्स आया। डिसीजन बॉक्स में हम चेक कर रहे हैं क्या I की वैल्यू 10 या 10 से कम है। अगर है तो वह हम यस में चले जाएंगे, अगर नहीं है तो हम स्टॉप में चले जाएंगे। क्योंकि I की वैल्यू 1 है, कंडीशन हम चेक कर रहे हैं 10 से कम है, यस, क्योंकि I की वैल्यू तो 1 है और वो 10 से कम है, तो हम यस वाले पोर्शन में जाएंगे। तो वहाँ पे हमने I की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया जो कि 1 है, 1 को डिस्प्ले करवा दिया। फिर नीचे I इज इक्वल टू I+1 है, फिर उस 1 में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो I की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इस बॉक्स को दोबारा ही हमने डिसीजन बॉक्स के साथ अटैच कर दिया, मतलब I की वैल्यू 2 हो चुकी है। डिसीजन बॉक्स दोबारा चेक करेगा क्या I की वैल्यू 10 या 10 से कम है, यस कम है, क्योंकि I की वैल्यू तो 2 है और वो 10 या 10 से कम है, तो दोबारा डिस्प्ले करेगा 2 को। उसके बाद फिर इसी तरीके से प्रोसेस होगा, 2 में 1 ऐड कर देगा, वैल्यू हो जाएगी 3, और दोबारा फिर वो डिसीजन बॉक्स से अटैच है, फिर दोबारा चेक करेगा क्या 3 की वैल्यू 10 या 10 से कम है, अगर यस है तो 3 को डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से चलता रहेगा। मान लो अब तक I की वैल्यू आ चुकी है 10, मान लो I की वैल्यू 10 आ चुकी है, कंडीशन उसने चेक की 10 है, क्योंकि इक्वल भी तो है ना, हमें लेस देन या इक्वल भी चाहिए। तो यहाँ I की वैल्यू मैंने लेस देन और इक्वल टू 10 लिखा है, तो I की वैल्यू 10 है, तो लूप दोबारा चलेगा एक बार, तो यस होगा, तो ये 10 को डिस्प्ले कर देगा। फिर I इज इक्वल टू I+1 लिखा, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। डिसीजन बॉक्स अटैच किया है, तो डिसीजन बॉक्स में चेक होगा क्या I की वैल्यू 10 या 10 से कम है, तो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि I की वैल्यू 11 हो चुकी है, और वहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, 9 होते ही स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे 1 to 10 तक नंबर्स को डिस्प्ले करवा देगा, वो हमारी काउंटिंग मिल जाएगी। तो इस तरह के जो हमारे पास होते हैं उनको हम बोलते हैं लूप। 1 to 10 तक शो करने का एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट किया आई की वैल्यू 1 की और उस वैल्यू को मैंने डिस्प्ले भी करवा दिया। मैं एरो साइन को देखो, एरो साइन में हम हमेशा अपोजिट नहीं चलते एरो साइन के, जैसे जैसे मैंने एरो लगा रखे हैं वैसे वैसे ही ये यूज़ होगा। तो आई की वैल्यू 1 है, उसके बाद मैंने 1 को डिस्प्ले किया। देखो डिस्प्ले करने के लिए मैंने आउटपुट बॉक्स का यूज़ किया। उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू होगी 2, कंडीशन चेक की यस है तो दोबारा 2 उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो ये भी एक लूप है, नो करने पे वो बाहर आ जाएगा, यस करते वो चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स हम जब हम सी पढ़ेंगे तो उसमें हम वाइल और डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस सेम है, जैसे मैंने इस प्रोग्राम में किया और इससे पिछले फ्लो चार्ट में किया। पिछले फ्लो चार्ट में मैंने कंडीशन स्टार्टिंग में ली थी, इसमें मैंने कंडीशन एंड में ली है, डिसीजन बॉक्स मैंने एंड में लिया है। तो ऐसा ही वाइल और डू वाइल लूप में होता है जो हम सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास एक और नया क्वेश्चन है कि मुझे एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है जिसमें मुझे सम करना है पहले 10 नेचुरल नंबर्स का, मतलब मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का सम करना है। तो स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा ये ख़राब हो चुका है ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ख़राब हो चुका है, ये दिखाई नहीं दे रहा हमें, ये ए एक मिनट मैं देखता हूँ, नहीं तो इसको छोड़ देंगे अगर हमें समझ में नहीं आ रहा हो ना, या आप इसको ड्रॉ करना। तो इसमें स्टूडेंट्स हम वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी ना पिक्चर ख़राब हो चुकी है। स्टार्ट किया हमने, इसमें एन की वैल्यू मैंने 1 ली है और सम की वैल्यू मैंने 0 ली है, क्योंकि हर वक्त मुझे एन की वैल्यू में जो भी नई वैल्यू आएगी उसे मुझे सम में ऐड करना है। तो उसके बाद मैं एन की वैल्यू को चेक करूँ, अगर एन की वैल्यू 10 या 10 से कम है, अगर है तो यस में चले जाएंगे, यस में चले गए तो मैं सम में वो वैल्यू ऐड कर दूंगा। मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, क्योंकि सम की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी तो 0 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो सम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स चलता रहेगा। तो दोबारा मैंने ऊपर ही इसको ऐड कर वो इस लूप को चलाने के लिए दोबारा मैं इसे डिसीजन बॉक्स से अटैच कर दूँगा और दोबारा 2 को वो चेक करेगा, अगर 10 से कम है तो फिर वो 2 भी उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि सम की वैल्यू पहले वैल्यू 1 थी तो 1 + 2 3 हो जाएगा। फिर एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, एन की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। इसी तरीके से चलता रहेगा और जैसे ही 9 आएगा तो 9 आते ही वो लास्ट में सम की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम प्रोग्राम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है, चलो मेरा मान लो ये गलत हो चुका है, लेकिन आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा ये कैसे बना है। अब आपको ये फ्लो चार्ट खुद बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला था जो आपको फ्लो चार्ट्स खुद बनाने हैं। तो एक आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जो आपको फ्लो चार्ट्स खुद बनाने हैं। जैसे पहला फ्लो चार्ट जो आपको बनाना है वो फ्लो चार्ट बनाना है कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, मुझे यूज़र से प्रिंसिपल, रेट और टाइम एक्सेप्ट करवाने हैं, मुझे यूज़र से प्रिंसिपल, रेट और टाइम एक्सेप्ट करवाने हैं। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिख लिया स्टूडेंट्स। दूसरा जो क्वेश्चन आपको करना है वो क्या करना है कि मुझे किसी भी स्टूडेंट्स का मार्क्स एक्सेप्ट करवाने हैं, मुझे यूज़र से स्टूडेंट्स के मार्क्स एक्सेप्ट करवाने हैं और फिर ये दिखाना है कि अगर वो मार्क्स 40 या 40 से अबव है तो स्टूडेंट पास है, अगर 40 से कम है तो वो स्टूडेंट फेल है। ये डिस्प्ले करवाना है फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे 1 से लेके 20 तक सारे इवन नंबर डिस्प्ले करने हैं, 1 से लेके 20 तक सारे इवन नंबर डिस्प्ले करने हैं। इसमें वो लूप वाली कंडीशन चलेंगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये तीनों फ्लो चार्ट्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप ये कर लिया या नहीं किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली बार से स्टार्ट करें तो बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी चाहिए, तो प्रैक्टिस करने का भी टाइम चाहिए कि फ्लो चार्ट्स का आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं स्टूडेंट्स इस वीडियो को अभी ऑफ करता हूँ, हम बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते लीजिए।
थैंक यू वेरी मच।